दर्पण ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये 13 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ऑप्टिक्स इसी को तो प्रकाशिकी बोलते हैं और प्रकाशिकी में से बोर्ड परीक्षा में 13 नंबर का आएगा। इसमें हम लोग शुरू कर चुके हैं। हम लोग प्रकाश पढ़े हैं, प्रकाश का गुण पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं, पढ़ लिए ना। नियमित परावर्तन पढ़े हैं, अनियमित परावर्तन पढ़े हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़े हैं, उत्क्रम परावर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। देखिए दर्पण समझिए, कोई भी प्रकाशिक माध्यम है। प्रकाशिक माध्यम समझते हैं? प्रकाशिक माध्यम मतलब कि प्रकाश जिसमें से होकर गति करता है ना, वही क्या है? प्रकाशिक माध्यम है। तो अगर कोई हमारे पास पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम है, पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कि ये कोई माध्यम है, ठोस है, और इसमें कुछ ऐसा होता कि हम इधर से प्रकाश भेजते ना तो सारा का सारा प्रकाश इधर से क्या जाता है? निकल जाता। तो तब इस माध्यम को क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। क्या कहेंगे? जैसे हमारा कांच शीशा जो है चश्मे का, ये कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। हम शीशे के पार देख पा रहे हैं ना, ये कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। तो जब किसी कांच के जो पारदर्शी माध्यम है, इस माध्यम के एक साइड में माने एक पृष्ठ पर, क्योंकि दो पृष्ठ होंगे, जैसे ये आपका पारदर्शी माध्यम है, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ पीछे वाला हो गया, तो हमको एक पृष्ठ पर क्या कर देना है? कलई कर देना है, पॉलिश कर देना है। और पॉलिश किसका होता है? तो रेड ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? रेड ऑक्साइड। शीशा के पीछे देखेंगे ना, घर में होगा जो चेहरा देखने वाला, फूट गया होगा तो पीछे देखेंगे तो हल्का लाल रंग का पॉलिश होता है। जैसे ईंट होता है ना, ईंट के रंग का पॉलिश होता है। हाँ मतलब पॉलिश होता है, जिस तरह का भी हो। तुम लोग कलर बताने लगते हो, कैसा भी होगा, होता है ना पॉलिश। उसी पॉलिश को हम लोग कहते हैं कलई करना। तो जब हम पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो इस दर्पण में जो आपका कांच का जो पारदर्शी माध्यम था, कांच का टुकड़ा था, अब एक क्या बन गया? दर्पण बन गया। इसमें हम आराम से चेहरे को देख सकते हैं। चाहे किसी वस्तु को रखेंगे ना सामने, तो उसमें उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो जब हम किसी कांच के समतल दर्पण के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं, तो वही कांच क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है, जिसमें हम लोग किसी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। जो चेहरा देखते हैं वो क्या है? आपका दर्पण है। अब ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। एक हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मतलब कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जैसे परावर्तक पृष्ठ समझ रहे हैं, ये मान लीजिए कांच का पारदर्शी टुकड़ा है, इतना बड़ा कांच का, इधर से देखेंगे तो सामने दिखाई देगा ना। इधर हम क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। इसमें चेहरा दिखाई देगा। तो अगर ये आपका जो पृष्ठ है, इसी को ना परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, और प्रकाश को डालेंगे तो टकरा किधर आएगा ना, तो ये कौन सा पृष्ठ हो गया? परावर्तक पृष्ठ। क्योंकि एक तरफ पॉलिश कर दिए, दूसरा पृष्ठ क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो अगर किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होगा तो उसको हम बोलेंगे समतल दर्पण। अगर दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल, तो उसको बोलेंगे समतल दर्पण। तो यहाँ पर याद रखना कि समतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ वो कैसा होता है? समतल होता है। ये ना पहचान है जी। दर्पण तो है ही, चेहरा तो दिखाई देगा, प्रकाश का परावर्तन उससे होगा, लेकिन वो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? परावर्तक पृष्ठ समझते हैं ना, जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। अच्छा बताइए, मान लीजिए इधर लेप नहीं लगा होता, पॉलिश नहीं किया गया होता, तो क्या प्रकाश टकरा के लौटता? पूरा आर पार निकल जाता ना, तब अपवर्तन हो जाता। लेकिन अपवर्तन नहीं होगा। हम क्या करेंगे? इधर पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो इसी पृष्ठ में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इसी पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? हाँ, परावर्तक पृष्ठ। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण नाम से ही स्पष्ट है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। तो अगर दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण।
अच्छा बताइए, गोलीय दर्पण बनाना होगा तो क्या हम समतल कांच के टुकड़े से बना सकते हैं? नहीं, वहाँ कांच का जो टुकड़ा होगा ना वो भी गोलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। कांच का जो खोखला गोला है, इस तरह से कांच का एक खोखला गोला रहेगा, ठीक है। और इस कांच के खोखले गोले को हम क्या करेंगे, एक तरफ से काट देंगे, तो काट देंगे तो ये खत्म हो गया यहाँ से। अब ये जानते हैं किस तरह का आकृति दिखेगा? नारियल फोड़ते हैं ना, तो नारियल का जो कवर निकालते हैं ऊपर वाला, वो उसी के जैसा आकृति दिखेगा। तो उस नारियल का जो कुछ हिस्सा ना ऐसे धसा होता है और कुछ हिस्सा क्या होता है, उठा होता है। तो अब ये जो पृष्ठ हो गया, ये क्या हो गया, गोली हो गया ना। अब देखिए अभी दर्पण नहीं बना है, पृष्ठ गोलीय है लेकिन दर्पण नहीं बना है। अब इसके एक तरफ किसी तरफ पॉलिश कर दीजिए। अब देखिए बाहर पॉलिश करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होगा, और अगर आंतरिक पृष्ठ में पॉलिश करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन बाहरी पृष्ठ से होगा, क्योंकि दर्पण बनाने के लिए आपको एक पृष्ठ पर कैसे भी करके पॉलिश करना पड़ेगा। यही अगर आप एकदम समतल लेते, सीधा लेते, इधर पॉलिश कर देते तो दर्पण बन जाता समतल दर्पण। अब गोलीय पृष्ठ पर पॉलिश किए हैं तो देखिए गोलीय पृष्ठ को कैसे बनाएंगे, तो कांच के खोखले गोले से हम क्या करते हैं, काट देते हैं, और काट देते हैं तो जो बच गया वो उसका गोलीय कोष का कटा हुआ भाग है। इस कटे हुए भाग में किसी एक हिस्से में पॉलिश करना है, या तो आप आंतरिक हिस्से में पॉलिश कर दीजिए या बाहरी हिस्से में पॉलिश कर दीजिए। तो इस प्रकार जो दर्पण प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। इस प्रकार मान जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, तो उसको हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। अब परावर्तक पृष्ठ गोलीय तो हम लोग का है, पॉलिश किए हैं, तो पॉलिश तो करने का दो तरीका हो गया। एक पॉलिश तो हम बाहर से कर सकते हैं और एक पॉलिश कहाँ से कर सकते हैं, अंदर से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हम लोगों का गोलीय दर्पण होता है, अब वो हो जाता है दो प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने तरह का हो जाता है, दो प्रकार का। एक हो जाता है उत्तल दर्पण, और एक हो जाता है अवतल दर्पण। इसमें तो किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। एक हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल दर्पण। देखिए दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। पहचान क्या है, परावर्तक पृष्ठ अगर समतल है तो समतल दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ अगर गोलीय है गोलीय दर्पण है। समझे? गोलीय दर्पण ना, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने तरह का, दो तरह का। जानते हैं कारण क्या है दो तरह के होने का? क्योंकि जब हम पॉलिश करते हैं ना तो दो प्रकार से पॉलिश कर सकते हैं। अच्छा, समतल में भी दो तरह का हो सकता है, उसमें आगे से पॉलिश कीजिए चाहे पीछे से पॉलिश कीजिए, वो तो समतल ही ना रहेगा। उसमें दो तरह का नहीं होता है, दो तरह का होता है। किसमें? गोलीय में। अगर उसके आंतरिक हिस्से में, ध्यान दीजिएगा, ये इसका कटा हुआ भाग है, इस तरह से कटा हुआ भाग है, और पॉलिश किया गया है आंतरिक पृष्ठ में। पॉलिश कहाँ किया गया है? तो जो प्रकाश का देखिए जो आंतरिक पृष्ठ धसा हुआ भाग होता है ना, इसको हम कहते हैं आंतरिक भाग। क्या बोलते हैं? आंतरिक भाग। इसको हम लोग ना अवतल भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल भाग। और जो बाहरी पृष्ठ है उसको बाहरी भाग बोलते हैं और उसको उत्तल भाग बोलते हैं। ये जो आपका धसा हुआ हिस्सा है ना, इसमें अंदर वाला हिस्सा क्या है? अवतल भाग, और बाहर वाला हिस्सा उत्तल भाग। अभी बताइए जो पॉलिश हुआ है वो अवतल भाग में हुआ है कि उत्तल भाग में हुआ है? अवतल भाग में। तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो किस भाग से होगा? तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण मतलब कि प्रकाश का परावर्तन उत्तल भाग से होना चाहिए, माने बाहरी पृष्ठ से होना चाहिए। ऐसे ना प्रकाश आएगा टकरा के निकलेगा। तो उत्तल दर्पण की पहचान क्या है? प्रकाश का परावर्तन उत्तल भाग से, उत्तल भाग से। इसी हेडिंग में से याद रखो ना कि उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल भाग से होता है। उत्तल भाग समझने वाला समझ जाएगा कि बाहरी भाग की बात हो रही है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश का जो परावर्तन है ना वो इसके आंतरिक भाग से होता है। तो बताइए आंतरिक भाग से तब न होगा जब बाहर पॉलिश रहेगा। तो देखिए इन सब का डेफिनेशन दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि लिख सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण
जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल भाग होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल भाग होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसके अवतल भाग में कलई किया गया रहता है, चाहे अवतल भाग में पॉलिश किया गया रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो बात एक ही है, अवतल भाग में पॉलिश करेंगे तो परावर्तन उत्तल भाग से होगा, उत्तल भाग में पॉलिश करेंगे तो परावर्तन अवतल भाग से होगा। तो डेफिनेशन बना सकते हैं इस तरह से कि वह गोलीय दर्पण, अच्छा दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उत्तल भाग से हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। और वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल भाग से हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और अगर पॉलिश के हिसाब से लिखना चाहें तो वह गोलीय दर्पण जिसमें पॉलिश आंतरिक भाग में हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। और वह गोलीय दर्पण जिसमें पॉलिश बाहरी भाग में हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो इतना तो ठीक है बेटा, इसको लिखाना पड़े, लिखोगे इसको? तो लिखो, तो इतना लिख सकते हो, तो जैसे बनाए हो वैसे लिख लो। इसमें जो पॉलिश है वो कहाँ है? अवतल भाग में, मतलब कि आंतरिक भाग में है। और इसमें पॉलिश कहाँ है? बाह्य भाग में ना है, मतलब कि हम कह सकते हैं उत्तल भाग में। ये सब तो अब ध्यान से देखिए, तो गोलीय दर्पण दो तरह का हो गया, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो बन रहा है, या ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण जो बना है वो कांच के खोखले गोले का कटे हुए भाग पर ही तो हम लोग पॉलिश किए हैं। कांच का जो खोखला गोला है उसके कटे हुए हिस्से पर हम क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। तो ये हिस्सा मान लीजिए कट गया, ठीक है। अच्छा, कांच का ये जो खोखला गोला है इसका कुछ न कुछ केंद्र तो जरूर होगा। कांच का खोखला गोला है तो उसका कुछ न कुछ क्या होगा? केंद्र जरूर होगा। अगर हम इस बाकी चीज को मिटा दें, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, बाकी चीज को मिटा दें तो अब जो टुकड़ा बचा हुआ है, अब जो टुकड़ा बचा हुआ है उसका भी केंद्र तो यही है। समझ पा रहे हैं? पहले ये टुकड़ा किस गोलीय कोश का है? ये टुकड़ा इस पूरे गोलीय कोश का है ना। इस गोलीय कोश का केंद्र यह है, तो इस टुकड़े का भी केंद्र क्या हो गया? यही होगा। अच्छा, इस गोलीय कोश में से अगर हम 10 टुकड़ा भी काटते हैं तो उसका भी केंद्र क्या होगा? यही होगा, यही ना होगा। तो किसी भी गोलीय कोश को जब हम काट के पॉलिश करते हैं तो मान लीजिए कि हम इधर पॉलिश कर दिए, ठीक है। कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा ना। तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। अब ध्यान से समझना, क्या बन गया? अवतल दर्पण। और अगर आंतरिक हिस्से को पॉलिश कर दे तो उत्तल बनेगा। ये क्या बनाते हैं? तो ये हमारा मान लीजिए कि कांच का, बात मत करो, कांच का खोखला गोला, और इस कांच के खोखले गोले का कुछ न कुछ केंद्र तो जरूर होगा, ठीक है। हम मान लीजिए कि यहाँ से इसको काट दिए, यहाँ से क्या कर दिए? इसको काट दिए, काट के खत्म कर दिए। तो अभी भी जो कटा हुआ हिस्सा है उसका केंद्र तो यही है। उस खोखले गोले में से जितना जगह से काटेंगे सबका केंद्र क्या होगा? यही होगा। अब इसके हम आंतरिक हिस्से में अगर पॉलिश कर दें, आंतरिक हिस्से में पॉलिश कर दें तो कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बन गया। ये बन गया उत्तल दर्पण। और अब कुछ डेफिनेशन को समझो ध्यान से एकदम। देखिए, ये बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, इसमें आंतरिक पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। जो पृष्ठ है वो तो गोलीय है, और ये किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ क्या है? भाग है। वो गोला कुछ इस तरह से होगा आगे से, समझ रहे हैं? ये भी गोला कुछ इस तरह से आगे से होगा। इन्हीं गोले का नहीं कटा हुआ भाग है, ठीक है। समझ रहे हो ना तुम? तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है, मतलब ये जो दर्पण है, ये इस पूरे गोले का कटा हुआ भाग है।
और ये जो दर्पण है वो इस गोले का कटा हुआ भाग है, और उसका केंद्र कौन है? यह बिंदी है। केंद्र को सी से दिखाते हैं, सेंटर किसे दिखाते हैं? सी से। सी से हम दिखा देते हैं यहाँ पर। तो परावर्तक पृष्ठ तो कंफर्म है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहरी पृष्ठ है, इसका परावर्तक पृष्ठ आंतरिक पृष्ठ है। अब हम दर्पण से संबंधित कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है ध्रुव। ध्रुव सबसे पहला नंबर क्या होता है? ध्रुव। ध्रुव समझिए, किसी भी गोलीय पृष्ठ का, किसी भी जो गोलीय दर्पण है उसके जो परावर्तक गोलीय पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। और डेफिनेशन दिया जाता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो जो ध्रुव है वो क्या है? परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, ये दोनों के लिए है जी, चाहे अवतल हो या उत्तल। और इसको हम किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? पी से। पोल जिसका इंग्लिश होता है पोल। तो यहाँ भी एक ध्रुव होगा बीच में, तो ये आपका हो गया ध्रुव पी। ये सब कुछ समझ में आया है क्या? इतना से समझ जाएंगे लिखा हुआ है तो। ध्रुव क्या है? तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। अब परावर्तक पृष्ठ गोलीय पृष्ठ है, तो अगर लंबा डेफिनेशन बनाना होगा तो कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इतना समझ जाएंगे कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ठीक है। दूसरा इसमें होता है वक्रता केंद्र। दूसरा क्या होता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है समझिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। इसीलिए हम पहले केंद्र को दिखा दिए कि यह जो गोलीय दर्पण है, इसी गोले का न कटा हुआ भाग है। देखिए, गोलीय दर्पण आप गोले में से ही काट के निकाल सकते हैं, समतल में से नहीं काट के निकाल सकते हैं। गोलीय दर्पण और समतल में से एक कंडीशन में निकाल सकते हैं। खूब मोटा समतल, खूब मोटा कांच का लेंथ हो और उसमें से बीच में से निकाल दीजिए काट करके, तो ये संभव है। लेकिन ज्यादातर इसको किसमें से निकाला जाता है? गोलीय कोष से ही काटा जाता है। तो हमको इस तरह का पृष्ठ, चम्मच देखे ना, चम्मच, तो चम्मच का जो धंसा हुआ भाग है वो क्या है? अवतल भाग, और उठा हुआ भाग उत्तल भाग, उसी तरह का है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ भी सेम डेफिनेशन होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो हाँ, गोलीय कोष का जो भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गोलीय कोष का केंद्र, जो वक्रता केंद्र है वो क्या है? गोलीय कोष का क्या है? केंद्र है। किसका गोलीय कोष? जिसका वो कटा हुआ भाग है। इसको हम किसे दिखाते हैं? सी से। समझे? अब इस ध्रुव और वक्रता केंद्र सी, इसको अगर हम मिला दें इस तरह से मिला दें, तो इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये क्या है? मुख्य अक्ष। इसका परिभाषा क्या होता है मुख्य अक्ष का? कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। तो तीसरा जो होगा वो होगा मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष क्या है? तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। मिलाने वाली रेखा, छोटा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि सी तथा पी को मिलाने वाली रेखा।
एन हुआ। सी तथा पी को वक्रता केंद्र क्या है, सी है, और ध्रुव क्या है, पी है। तो सी तथा पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। इसमें कोई समस्या 3 टॉपिक में नहीं। इसके बाद जो चौथा है वो है वक्रता त्रिज्या। चौथा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो देखिए ये वक्रता केंद्र है। आइए बताइए, जब पूरा गोलीय कोष है तो एक परिधि जैसा ना काम करेगा। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ परिधि पर ही तो ध्रुव है, जो ये ध्रुव है परिधि पर ही तो है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो P तथा C के बीच की दूरी, P तथा C के बीच की दूरी, P तथा C के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको हम दिखाते हैं कैपिटल R से। किसे दिखाते हैं, तो C तथा P के बीच की दूरी को क्या दिखाया जाता है, कैपिटल R। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अच्छा, ये डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है। तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू क्या है, CP, C से लेकर P तक के बीच की दूरी। इसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को हम दिखाते हैं कैपिटल F से। तो मुख्य फोकस के लिए 2 डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, 2 परिभाषा समझिए मुख्य फोकस के लिए। अगर इस गोलीय दर्पण में, ये गोलीय दर्पण है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ध्यान देना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। समझ आया। और इसमें तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अब तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इधर तो पॉलिश है, तो ये इधर निकल जाएगा ना। लेकिन इसको पीछे जब बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर लगेगा कि यहीं से प्रकाश जा रहा है। तो बात वही है। देखिए, इसमें कहा जाता है कि उत्तर की पहले बता रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और अवतल में वही चीज कहा जाता है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये समझ रहे हैं। दूसरा चीज आसान तरीके से कह सकते हैं कि ध्रुव P तथा C, P और C का जो मध्य बिंदु होता है उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि P तथा C का मध्य बिंदु, P तथा C का मध्य बिंदु, P तथा C का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ये ठीक है दोनों में। अच्छा, हम लोग सिद्ध भी करेंगे इस बात को कि जो F है ना वो वास्तव में C और P के मध्य में है। कैसे है इसको सिद्ध किया जाएगा। तो यहाँ के लिए यही समझिए कि C तथा P के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं। अब वो मध्य बिंदु मुख्य अक्ष पर होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर नीचे ले लो। अब इधर नहीं ना होगा मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो C तथा P के ठीक बीच में हो, माने मध्य बिंदु हो, उसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। इसके बाद होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, स्मॉल f से। तो जिस तरह देखिए, जब वक्रता केंद्र निकाला गया तो वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गया। उसी तरह मुख्य फोकस हो गया, तो फोकस से ध्रुव की दूरी फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि P तथा कैपिटल F के बीच की दूरी, ठीक है इतना। P तथा कैपिटल F के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। P और कैपिटल F के बीच की दूरी को फोकस दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर पूरा दूरी दिखाना होगा ना यह, तो ये R है और ये क्या है, F है। ये पूरा R है, ये क्या है, F है। और अभी हम कह रहे हैं कि एकदम आधा में है। इसका मतलब कि जो F होता है ना वो पूरा R का
आधा होता है, नहीं समझे भाई? पूरा दूरी कितना है r, यह दूरी कितना है f, तो हम कह रहे हैं कि ये बीच में है, तो बीच का मतलब ये आधा ना हुआ, तो यही तो f है, अब पूरा का क्या है आधा है, तो पूरा r है, r/2 है, f इक्वल टू फार्मूला हम लोग यूज करेंगे r/2। इसमें कोई समस्या? इसके बाद एक टॉपिक और हम लोग को देख लेना है, इसका अविलंब कहाँ है। प्रकाश का परावर्तन तो हो रहा है, इसमें देखिएगा ये आपतित किरण का काम कर रहा है, देखिए ये कौन सा किरण है आपतित किरण, और ये कौन सा है परावर्तित किरण, तो बीच में अविलंब होना चाहिए ना। तो देखिए आप इस गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु पर अगर अविलंब खींचते हैं तो वो अविलंब वक्रता केंद्र से होकर जाता है। अविलंब कहाँ जाता है? वक्रता केंद्र से होकर जाता है। कोई समस्या इसमें? वही चीज यहाँ भी होगा, इस पर अगर आप अविलंब खींचेंगे तो कहाँ से जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो अविलंब कहाँ से होकर जाता है? वक्रता केंद्र से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अविलंब कहाँ से होकर जाता है? वक्रता केंद्र से होकर जाता है। कहाँ जाता है? आगे तक जाता है। ये तो हुआ अविलंब। तो कभी अच्छा देखिए इस बिंदु से अगर अविलंब खींचेगा ना तो भी कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र से। यहाँ से भी खींचेगा तो कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र से। तो जो भी अविलंब होता है कहाँ से होकर जाता है? वक्रता केंद्र से। इसके बाद एक और होता है फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल को देख लीजिए। इसमें फोकस तल जो है ना मुख्य फोकस पर ही होता है। फोकस तल कहाँ होता है? मुख्य फोकस। देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाला जो तल होता है, भाई मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के लंबवत कहाँ से होकर जाए? मुख्य फोकस से। जिस तरह तुम लोग को याद होगा कि आपतन बिंदु से होकर जाने वाले परावर्तक पृष्ठ के लंबवत को विलंब कहते हैं, उसी तरह मुख्य अक्ष के लंबवत कहाँ से होकर जाने वाले? मुख्य फोकस से होकर जाने वाला जो तल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस तल। तो ये तल इस तरह से होकर जाता है। ये आपका क्या है? फोकस तल। वो यहाँ भी होगा। तो मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाला जो तल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस तल। इसमें कोई समस्या? सब डेफिनेशन समझ में आया ना? कौन कौन बिंदु कहाँ होता है? क्योंकि जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो ये बार बार शब्द आएगा, ये शब्द बार बार यूज होगा कि फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है, त्रिज्या आर है, फोकस दूरी एफ है, ये सारा चीज बार बार यूज होने वाला टर्म्स है। तो इसको लिख लो रफ में। हाँ ऊपर कर लो। कहाँ? यहाँ से नीचे की ओर नहीं आएगा। आपतन कोण के हिसाब से ना परावर्तन कोण बनेगा। नीचे क्यों नहीं दे? हाँ ऊपर से ऐसे भेजेंगे ना तो वो नीचे की तरफ आ सकता है। फोकस कभी इधर नहीं होगा। फोकस तल हमेशा P और C के बीच में ही होता है, इधर उधर नहीं हो सकता है। ये बताइए वृत्त बनाए हैं इस तरह से, ऐसे घुमा रहे हैं ना, आप कहें कि केंद्र बाहर हो सकता है? असंभव है। उसी तरह यहाँ पर फोकस इसका बाहर नहीं जा सकता है। फोकस हमेशा C और P के बीच में ही होता है। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम, ये हम लोग को समझना है। इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? तो गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम जानना जरूरी है और ये लगभग हर डेरिवेशन में आएगा। ये हर डेरिवेशन में 3 नियम यूज होगा। गोलीय दर्पण से परावर्तन के 3 ही मुख्य नियम है और उन्हीं नियमों को हम लोग को समझना है। तो देखिए पहला नंबर है कि यदि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा, नहीं तो मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। तो प्रतीत होगा तो समझ रहे होंगे उत्तल में की बात हो रही है।
और जिसमें मुख्य फोकस से होकर जाएगा अवतल दर्पण है। देखिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण, इसमें बाहर पॉलिश कर दिए, ठीक है। और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया P, यहाँ वक्रता केंद्र क्या हो गया C। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है, ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब जब हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को लेंगे तो परावर्तन के पश्चात हमको फोकस से ही दिखाना पड़ेगा। और अगर हम देखें अवतल की, तो अवतल में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये F है, इधर कहीं क्या होगा C होगा, इधर क्या होगा P। ये दोनों नियम समझ में आ रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दोनों एक ही में लिख दिया गया। मुख्य फोकस से होकर जाती है मतलब अवतल हो गया, और मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तो उसको क्या हो गया, उसको बोल देते हैं उत्तल। उत्तल के लिए हो गया। दूसरा ठीक इसका उल्टा है, यहाँ से देखना, देखो यहाँ पर दूसरा ठीक इसका उल्टा है कि अगर आप मुख्य फोकस पर प्रकाश को डालेंगे ना तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगा। यहाँ से देखना, जैसे ये आपका हो गया गोलीय अवतल दर्पण और ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पर हो गया ध्रुव, यहाँ होगा F और यहाँ होगा C। तो हम प्रकाश किरण को डाल रहे हैं मुख्य फोकस पर, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगा। इसी का तो उल्टा हो रहा है। यहाँ देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजे हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। यहाँ पर मुख्य फोकस पर भेजे हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रहा है, निकल रहा है। इसी का ये उल्टा हो गया। इसमें क्या होगा कि हम तो मुख्य फोकस पर प्रकाश को भेज नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन मुख्य फोकस की ओर जरूर भेज सकते हैं, भले उधर जाए चाहे नहीं जाए। अब हम इधर 11 वालों की तरफ करके उंगली दिखा रहे हैं, चाहे गोली मार रहे हैं, बीच में दीवार है, बीच में दीवार है ना, वहां तक जाएगा नहीं, लेकिन हम उन्हीं की ओर करके न मार रहे हैं। उसी तरह हम यहाँ से प्रकाश को चलाएंगे किधर, मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस की ओर। ध्यान से देखना, एकदम घी खा रहे तुम लोग, हाँ, एकदम जबरदस्त फायदा करेगा। और तुमको अभी डेरिवेशन चालू होगा ना तो इसका फायदा दिखने लगेगा। हम कहाँ भेज रहे हैं इसको, मुख्य फोकस की ओर। क्या हम इसमें मुख्य फोकस पर भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इधर से अगर प्रकाश को भेज दिए जबरदस्ती तो इधर तो पॉलिश है, परावर्तन रुपये नहीं करेगा, तो इधर भेजेंगे तो मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। कोई समस्या इसमें? तो ये दो नियम हो गए। कौन कौन? पहला नियम क्या है कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो जाती है तो अवतल दर्पण हो गया, जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण हो गया। इसमें गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस पर आपतित किरण, मुख्य फोकस पर आपतित किरण या मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण, मुख्य फोकस पर आपतित किरण या मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। दोनों एक के साथ हो जाएगा। और तीसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर हम अविलंब पर प्रकाश को डाल दें, जैसे गोलीय दर्पण हो गया, इसमें ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर क्या होगा ध्रुव और इधर कहीं C होगा और इधर क्या होगा F। तो अगर हम प्रकाश किरण को सीधे वक्रता केंद्र पर भेजें, प्रकाश किरण को कहाँ भेजें, F हो गया, ये क्या हो गया C। अगर हम प्रकाश किरण को यहाँ F दिखा देते हैं, अगर हम प्रकाश किरण को सीधे वक्रता केंद्र पर ही भेज दिए तो अभी हम बताए हैं
कि जो अविलंब होता है वो वक्रता केंद्र से ही होकर जाता है। इसका मतलब प्रकाश को आप कहाँ भेजे हैं? अविलंब पर भेजे हैं। तब प्रकाश को जब अविलंब पर भेजेंगे ना तो किधर भी नहीं जाएगा, जिस मार्ग पर गया उसी मार्ग पर लौट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जिस मार्ग पर जाएगा उसी मार्ग पर क्या हो जाएगा। तो ये तीसरा नियम है कि जब प्रकाश किरण को अविलंब वक्रता केंद्र की ओर आपतित किया जाता है। देखिए वक्रता केंद्र पर आपतित किया गया, यही अगर उत्तल दर्पण होता ना तो हम ये कहते कि वक्रता केंद्र की ओर आपतित किया गया है। देखिए प्रकाश को भेजेंगे तो क्या यहाँ जा पाएगा? तो हम तो वक्रता केंद्र की ओर आपतित किए हैं, तो जिस मार्ग पर गया उसी मार्ग पर वापस लौट आएगा। तो ये 3 नियम हो गए। इन तीनों नियमों को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। 10th का बुक होगा उसमें देख लेना, तीनों नियम ये दिया हुआ है। पहला नियम क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हो गया। दूसरा है कि गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस पर आपतित किरण या मुख्य फोकस की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य से समांतर निकलता है। तो इसका तो ये उल्टा हो गया। तीसरा है कि किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित किरण या वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण, इसमें वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या होता है? वापस लौट जाता है। दिखा सकते हैं इस तरह से। तो चित्र बना लो 1 2 नंबर डाल के, 1 2 3 करके। और कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक चीज और थोड़ा सा समझ लो। कल हम लोग सीधे प्रतिबिंब पढ़ेंगे। देखिए एक प्रकाश किरण गया है तो यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, एक और प्रकाश किरण मान लीजिए भेज दिए इस पर, तो टकरा के वो तो जाएगा इधर। तो जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जहाँ पर मिलती है ना, वहां पर जो बनता है वो प्रतिबिंब बनता है। माने कोई वस्तु यहाँ पर रख दी है, इस वस्तु से 2 किरणें निकला, ठीक है, 2 किरणें निकला और टकरा के इधर कहीं मिल गया, तो जहाँ पर मिला वहां इस वस्तु को क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर वास्तव में ये किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिल रही है तो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आभासी प्रतिबिंब को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। स्क्रीन मतलब अगर पर्दे पर दिखाना है, जैसे दीवार पर दिखाना है, चाहे किसी कपड़े का पर्दा लगा उस पर दिखाना है, तो आभासी प्रतिबिंब को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पे लिया जा सकता है। तो इसको लिखिए, कल हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे।